नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की युवा विधायक और कांग्रेस का चमकदार चेहरा हिना कावरे, जो कि विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं और फिलहाल बालाघाट जिले की लांजी किरनापुर विधानसभा सीट से एमएलए हैं। वो दूसरी बार विधायक बनी हैं। खास बात यह है कि वो अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनके पिता स्वर्गीय लिखीराम कावरे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद उनकी माताजी पुष्पलता कावरे वो भी विधायक रहीं और अब अपने परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं हिना कावरे। हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आपकी एक राजनीतिक विरासत रही है जिससे आप आगे बढ़ा रही हैं। आपके पिता लोकप्रिय राजनेता रहे हैं, जबलपुर संभाग के आवाज रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। आप विधायक बनी, उसके बाद आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा रही हैं और वो कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें आप फेस करती हैं और महसूस करती हैं कि आप भी अपने पिता की तरह बेहतर कर पाएं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे फादर जो पॉलिटिक्स करते थे वो 24 घंटे वाली राजनीति, जो पूरे टाइम वो हमेशा इसमें इन्वॉल्व होते थे जनसेवा में, तो वही एक तरह से कि उनके ही पदचिन्हों पर चलने का प्रयास मैं कर रही हूँ। उनके लिए कभी कोई जाति का बंधन कभी नहीं रहा या कभी किसी पार्टी का बंधन नहीं रहा। जैसे आम लोगों में होता है ना कि भाई मतलब कांग्रेस बीजेपी, वो कांग्रेस से है तो वो उसी पार्टी के अनुसार काम करेंगे, ऐसा जो कभी उनका काम रहा नहीं है। हर वर्ग को साथ लेकर चलना, जो उनके पास आया उनका मदद करना और जितना अपनी तरफ से हो सकता है क्षेत्र के विकास को आगे लेकर जाना, जिले के विकास को आगे लेकर जाना, वो हमेशा उनकी सोच में विकास रहा है। तो वही मेरा भी आधार है राजनीति का। और जो चैलेंजेस है वो यही है कि उस समय की परिस्थितियों में जो चैलेंजेस थे वो उसको बहुत पॉजिटिवली डील करते थे और अभी के जो चैलेंजेस है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह काम कर पाऊँ। तो ये तो है ही, क्योंकि उस समय जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी आती है वो आती है मोबाइल फोन्स की, कि आपको पूरे टाइम अवेलेबल रहना है। उनके समय राजनीति में ये था कि लैंडलाइन फोन होते थे, जब तक वो लैंडलाइन के पास अवेलेबल है तब तक ठीक है, फिर उसके बाद वो फील्ड में होते थे तो ऑल टाइम मतलब वो जहां होते थे वहीं होते थे। लेकिन इस मोबाइल के समय में ये थोड़ा सा चैलेंज हो गया है कि आपको पूरे टाइम ही आपको अवेलेबल रहना है। एक तरह से अच्छी बात भी है, बुराई भी मैं उसको नहीं बोल सकती, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है तो किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी घटना यदि आपके यहाँ होती है तो वो आप तक तुरंत खबर आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चैलेंजेस अपनी जगह पर, कोशिश है कि पॉजिटिवली मैं उसको अटेंड करूँ। राजनीति बहुत कठिन डगर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और हम आमतौर पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक यात्री होता है वो उम्र के एक पड़ाव उसका बीत जाता है, तब जाकर उसे कोई मुकाम हासिल होता है। क्या आप अपने आप को लकी मानती हैं कि आप बेहद कम उम्र में 2013 अगर मैं सही हूं तो पहली बार विधायक बनी, उसके बाद आप दूसरी बार 2018 में विधायक बनी और कम उम्र में ही आपको विधानसभा उपाध्यक्ष जैसा दायित्व भी मिला, तो क्या आप इस मायने में खुद को आप भाग्यशाली मानती हैं? देखो, सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि मैं लिखीराम कावरे जी के परिवार में उनकी बेटी के रूप में आई हूँ। ये तो अपने आप में मेरे लिए भाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज वो लोग जिन्होंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई थी, उस समय जो लोग थे, आज भी उनका मार्गदर्शन मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए वाकई लकी तो मैं हूँ और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो भी काम मैं कर पा रही हूँ या कम उम्र में विधानसभा उपाध्यक्ष जैसे बड़ी जवाबदारी कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर दी, तो ये कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद मेरे साथ था और पार्टी को ये लगा कि ये कर सकती है, तो निश्चित उन्होंने मुझे जवाबदारी दी और मैंने कोशिश किया कि मैं उसको भली भांति पूरा कर सकूं। बिल्कुल। आपका एक, अगर हम आपके व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो आप बेहद मुखर राजनेता हैं। जनता के बीच भी आप काफ़ी आक्रामक तरीके से विषयों को उठाती हैं। विधानसभा में भी आप अपनी बात वजनदारी से रखती हैं। जबलपुर संभाग से आप संभवतः आप 2-3 ही विधायक हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो महिला नेतृत्व को कितना बखूबी महत्व दिया जाता है और महिलाओं के लिए राजनीति कितनी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े दायरे में आप लोगों को काम करना होता है। विधानसभा क्षेत्र जहां पर सैकड़ों की संख्या में गांव होते हैं, कैसे एक सामंजस्य स्थापित होता है और महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, स्पेशली ऐसे महिलाओं के लिए ऐसे पर्टिकुलर कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग काम करने निकलते हैं जिस फील्ड में, हम जिस पद पर लोग हमको देख रहे हैं, जिस पद पर लोगों ने हमको बिठाया है, तो वहाँ
महिला पुरुष वाला बंधन खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि पार्टी तो आप में यदि क्षमता है तो आपको अवसर मिलेगा, और न केवल जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, जिसके अंदर लीडरशिप करने की वो बात है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर काम नहीं करना है तो फिर महिला हूँ और ये मिलना चाहिए सुविधा और ये थोड़ी सी लिबरल होना चाहिए, ये जब आप खुद सोचते हो तब आप अपेक्षा करते हो, लेकिन जब आपके दिमाग में ही वो चीज़ नहीं है तो मुझे तो कभी ये चीज़ आड़े आई नहीं। इसलिए मैं कुछ अलग से महिलाओं को बेनिफिट मिलना चाहिए इसके पक्ष में कभी नहीं रहती। हाँ, बशर्त यह है कि मैं महिलाओं से हमेशा ये अपेक्षा करती हूँ कि आप जिस पद पर जाना चाह रहे हो या आप जिस पद को चाहते हो, पहले उस पद को आप अंगीकार करो कि वहां जाने के बाद मुझे कोई लिबरल नहीं चाहिए, कि मुझे ये थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी कोई बड़ी कोई दिक्कत है किसी भी पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, सभी दलों में, क्योंकि महिलाओं वाली बात तो सभी पर लागू होती है। तो या चाहे वो जॉब करें, चाहे वो पॉलिटिक्स करें, चाहे वो घर को संभालें, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अलग से कुछ चाहिए सुविधाएं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण है और काफ़ी हद तक नक्सल प्रभावित गांव भी यहाँ पर हैं, तो लोगों से खुद को किस तरह आप कनेक्ट रखती हैं? आपने जैसे अभी बताया भी कि फ़ोन पर हमेशा अवेलेबल रहना एक बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, और संवाद के लिए आप और कौन से तरीकों में विश्वास रखती हैं कि आप प्रत्यक्ष उनके बीच उपस्थिति देती हैं? क्योंकि मैंने बताया कि दायरा काफी बड़ा है, तो कैसे एक सामंजस्य बन पाता है? आपको मैं बताऊं कि कोई भी व्यक्ति बिना संकोच के अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सके, मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है। और क्षेत्र में भी, मतलब कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं रहा है कि आप को ये टाइमिंग पे ही मुझसे बात करना है या मिलना है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और बीच में गाड़ी से यदि किसी ने हाथ भी दिखाया तो गाड़ी रोक के मैं बात कर लेती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ग्रुप में महिलाएं किसी काम में जाती हैं या जैसे महिलाओं का ग्रुप दिखा तो रुक के उनसे बात कर लिए। तो जब आप खुद होके उनसे बात करते हो तो अगली बार वो आपसे बात करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाती हैं। तो ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। और अब तो 8 साल हो गए मुझे विधायक रहे हुए, तो क्षेत्र के लोग भी मेरा नेचर समझ गए हैं, इसलिए उनको कभी एहसास नहीं होता। बल्कि मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि पिछली बार जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो चुनाव तो हमारे खत्म हो गए, 2018 का जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय महाराष्ट्र के नेता हमारे यहाँ आए थे चुनाव प्रचार करने, पूर्व MLC हैं राजेंद्र जैन जी। तो उनसे जब चुनाव जीतने के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे उनने कहा कि हिना, तुम्हारे तो जब चुनाव प्रचार में मैं आया था उसके पहले ही मैंने, रिजल्ट आने के पहले ही मैंने बता दिया था कि इनको तो कोई चुनाव नहीं हरा सकता और ये बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी। तो मैंने कहा क्यों आप, मतलब एकदम इतना और कॉन्फिडेंस कैसे आपको? और कॉन्फिडेंस नहीं था ही ना। बोले मैं एक गाँव में गया तो मैंने वहाँ, अब सीधी सी बात है महाराष्ट्र से लगा हुआ है तो उनका भी कारोबार, इस तरह रिश्तेदारियाँ सब चलते रहती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने पूछा कि आप लोग भाई हिना कांवरे जी को चुनाव में वोट दीजिए और जो भी काम होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपके काम के लिए उनको बोलूंगा। तो बोले आपके क्षेत्र के लोगों ने मुझे ये जवाब दिया कि आप तो दूसरे क्षेत्र के हो, दूसरे प्रदेश के हो, आपको कोई काम हो तो हमको बताना। दीदी से अगर हमको कोई काम करवाना है तो आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई काम होगा तो आप हमको बताना। बोले चलो, एक गांव में ये बात हुई। मैं 4-5 गांव घूमा, मुझे वही पलट के जवाब आया। तब मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है वो मुझे प्रचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनकी ये बात, उन्होंने तो बहुत उस लहजे में मुझे बताया, लेकिन उनकी ये बात मुझे बहुत घर कर गई कि एक जनप्रतिनिधि के प्रति अपने क्षेत्र के लोगों का ये विश्वास। तो ये तो बहुत बड़े बड़े रोड पुल पुलिया बनाने से भी बहुत बड़ा एक मेरे लिए अचीवमेंट है कि उनको ये विश्वास है अपने जनप्रतिनिधि पर। और मेरे ख्याल से एक जनप्रतिनिधि के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। राजनीति में मैं युवाओं की भागीदारी पर अगर आपसे सवाल पूछूं तो आप युवा विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। युवाओं के लिए राजनीति में कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि ये होड़ बहुत तगड़ी है जहां पर एक दूसरे को आगे पीछे करने की एक रेस तो लगी हुई है और जोखिम भी बहुत है। तो युवाओं के लिए राजनीति में कितनी संभावनाएं हैं? जितनी संभावनाएं राजनीति में है, मुझे लगता है अभी तो बाकी जगह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि राजनीति वो चीज़ है जिसके लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, और उसके लिए अगर आप में उतनी कैपेसिटी है और आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत राजनीति में नहीं जाएगी। आप एक सीधी सोच के साथ यदि आ रहे हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, यदि आपकी सोच में है, तो फिर राजनीति कोई कठिन नहीं है और कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। भाई आप कोई भी जॉब करेंगे तो उसमें भी आपको एक अपने आप को सौंपना तो पड़ता ही है। तो राजनीति भी तो एक वही काम है। एक व्यक्ति जो दुकान खोलकर बैठता है, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक वो दुकान अपनी खोल के रखता है, तो भाई वो भी तो डिवोटेड है अपने काम के प्रति। तो वही तो डिवोशन आपको इस काम में भी चाहिए।
और इस काम में तो ये है कि आपको नेकी कर दरिया में डाल, इस भावनाओं के साथ काम करोगे तो राजनीति चुनौती नहीं है, फिर वो एक आपके लिए बहुत बड़ी संतुष्टि है कि आप कर पा रहे हैं। आप विधानसभा उपाध्यक्ष रही, एक बड़ा दायित्व आपको आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने दिया, उसके बाद अब आप विपक्ष की विधायक हैं। इस वक्त आप कौन सी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और 2023 के चुनाव से पहले क्या कोई दायित्व दिया गया है? देखिए, अभी मुझे जो है वो जबलपुर का इंचार्ज बनाया है संगठन का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो अभी जबलपुर का चार्ज मिला हुआ है। और बालाघाट जिला तो ऑलरेडी अपने आप में मेरे लिए है ही, मेरा कर्मभूमि ही है। तो इन सब चीज़ों में पार्टी को और मजबूती के साथ खड़े करना, चूंकि जबलपुर में तो हमारे 4 विधानसभाएं हैं, 3 कांग्रेस के पास ऑलरेडी है, एक ही हमारी विधानसभा ऐसी जो कैंट है जहां पर हमको इस बार कांग्रेस का विधायक वहां बनाना है, तो वो उस तरफ हमारा काम चल रहा है। और बालाघाट जिला तो वैसे भी अपने आप में कांग्रेस का जिला ही है, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार भी जब 2013 में मैं पहली बार विधायक बनी थी तो हमारे यहाँ से 3 कांग्रेस के विधायक थे, 3 बीजेपी के थे, 3 कांग्रेस के विधायक थे। और आज जब 2018 में चुनाव हुआ तो 3 तो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं ही, चौथे भी को भी हम कांग्रेस का विधायक इसलिए बोलेंगे, निर्दलीय प्रदीप जायसवाल जी, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने विधायक बनाया और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको मंत्री भी बनाया। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास है। तो अभी हमारे लिए चुनौती यही 2 सीटें हैं बीजेपी की जो हमको लेना है। 2018 में जब सरकार बनी तो महाकौशल अंचल की अगर हम बात करें तो यहाँ की 34 सीटों में से ज़्यादातर कांग्रेस ने जीती थी, चाहे छिंदवाड़ा की 7 सीटों की बात हो, बालाघाट का कंट्रीब्यूशन हो या फिर जबलपुर का कंट्रीब्यूशन हो। अगले विधानसभा चुनाव में क्या ये प्रदर्शन दोहराने के लिए कांग्रेस की तैयारियां बेहतर तरीके से चल रही हैं? क्योंकि ये सवाल इसीलिए क्योंकि संगठन पर सवाल उठते हैं, कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राह कितनी आसान होगी? देखिए, राह आसान तो नहीं है, पर यह है कि कठिन भी नहीं है। मतलब जब पिछला रिजल्ट हमारा इतना शानदार था और निश्चित रूप से महाकौशल से हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी का थे, कांग्रेस पार्टी का, और अभी भी 2023 में वही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो एक अलग से जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए महाकौशल को वो तो मिलता ही है और उसका असर भी सीटों को जीतने में रहता है। तो मुझे लगता है आगे भी एक सीट पर कंसंट्रेशन है सभी का और एक सीट को लेकर सब लोग बहुत गंभीर भी हैं, क्योंकि एनी हाउ हमको सरकार बनानी है और हम चाहते हैं कि महाकौशल का सबसे बड़ा योगदान इस सरकार में रहे। कांग्रेस की सरकार जब आए तो उसके लिए 1 to 1 कमलनाथ जी खुद, बाकी चीज़ों को तो हम छोड़ दें। और संगठन की जहां तक बुराइयों की बात रही तो जिस दिन सरकार आ जाती है तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। तो ये सब तो चलते रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए या किसी भी दल के पॉलिटिशियन के लिए कि ये सब चीज़ें जब तक आपकी सरकार नहीं होती तब तक आपके ऊपर आरोप लगते रहेंगे और जिस दिन सरकार आ जाती है तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा, बीजेपी की जो मूल ताकत है वो उसका कार्यकर्ता है, उसका कैडर है, तो क्या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने में या फिर बूथ के विस्तार में, क्या कांग्रेस भी उसी तरह की तैयारियां कर रही हैं? और हाल ही में जो आप लोगों का अभियान भी चला, सदस्यता अभियान, तो इसके क्या रिजल्ट रहे? देखिए, सदस्यता अभियान जो हमारे यहाँ चला है वो काफ़ी बहुत अच्छा रहा है और मेंबर्स बहुत मतलब खुल के लोगों ने, सबसे बड़ी बात यह कि 5 रुपए में सदस्य बनते हैं, अपनी जेब से पैसा निकालकर हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, हमारे मेंबर्स दे रहे हैं। ये बड़ी बात होती है कि आप फ्री में किसी को सदस्य बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी जेब का 5 रुपए देकर अगर आपकी सदस्यता ले रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारे यहाँ हुआ है। और आपने एक और पूछा था, मैं मिस कर गई, क्या पूछा था आपने अभी एक कि मतलब सदस्यता के साथ एक और क्वेश्चन था आपका? बूथ का मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ शुरू से ही रहा है। और देखो, इन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो वोट बैंक रहा है, जिस महाकौशल की बात आप और हम कर रहे हैं, आप वहां देखिए कि बीजेपी तो वही है, कांग्रेस भी वही है, और जब सीटों की आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर जा रही है, तो निश्चित बूथ मैनेजमेंट अच्छा है तभी तो जीत रहे हैं। तो भाई उनका अपना मैनेजमेंट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बिना बूथ मैनेजमेंट को तो नहीं जीत सकती, तो उनकी तैयारी तो और भी जबरदस्त है और आगे इससे भी जबरदस्त रहेगी। बिल्कुल। आपके विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूंगा, इसे एक तरीके से आप समझिए कि मैं ग्रामीण विधानसभाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त क्या समस्याएं हैं? चूंकि ये जो इलाका है बालाघाट जिला खास तौर पर, ये धान उत्पादक जिला है, इस वक्त यहाँ पर फसल है, भीषण गर्मी का ये मौसम चल रहा है, पानी की ज़रूरत है खेतों
बातों में, इसको लेकर भी आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो इस वक्त क्या है? सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या अभी हमारे यहाँ न केवल मैं जिले की कहूँगी बल्कि पूरे प्रदेश की है, वो है विद्युत की। बिजली की आपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है और खासकर बालाघाट में तो ये स्थिति कि मध्य प्रदेश सरकार के पास में ये रिकॉर्ड में ही नहीं है कि बालाघाट जिले में रबी में लोग धान उगाते हैं, और ये रिकॉर्ड नहीं होने के चलते हमको आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछली बार भी विधानसभा का जब सत्र लगा था, जब पिछले सत्र में मैं पिछले 5 साल जब मैं विधायक रही, तो उस समय भी मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये बात सदन के अंदर उठाई थी, और उस समय तो हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी थे, तो मैंने बार बार इस बात को विधानसभा में उठाया, और पिछली बार बिजली की समस्या को लेकर ध्यानाकर्षण भी लगाया, तो उसके राहत भी हमारे जिले की जनता को मिला कि 10 घंटा अंतिम के सप्ताह में 10 घंटा कंटिन्यूअसली बिजली देने का काम सरकार ने करी, और उसी ध्यानाकर्षण के चलते करी। लेकिन आज के समय में तो ये स्थिति आ गई है कि आप ध्यानाकर्षण करा भी दोगे तो बिजली होगी तो आप उपलब्ध करवा पाएंगे ना। आज तो सभी अधिकारियों से, पीएस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैडम हमारे पास बिजली ही नहीं है, अगर आप बिजली हो और हम ना दें तो आप चलेगा, लेकिन बिजली की उपलब्धता ही मध्य प्रदेश सरकार के पास में नहीं है। तो ये संकट तो है, और ये बहुत गंभीर विषय भी है, क्योंकि अभी जो फसल है उसमें अभी ही 15 दिन हमको जरूरत है पानी की, जरूरत है हमको बिजली की। और आपको एक और बात बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा इस बात का बड़ा उठाती है, बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ सिंचित एरिया बढ़ा है। निश्चित रूप से सिंचित एरिया बढ़ा है, लेकिन उस सिंचित एरिया में नहरों का पूर्ण योगदान नहीं है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश की, उसमें ग्राउंड वाटर पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। तो आप मुझे बताइए कि जो ग्राउंड वाटर है वो तो आप बिना बिजली के उसको आप ऊपर नहीं ले सकते, उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ग्राउंड वाटर पे आपका आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है तो सरकार को पहले से ये तैयारी करनी पड़ेगी कि जब लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंड हो रहे हैं तो उसको लेने के लिए बिजली की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। वो सरकार नहीं कर पा रही है, मतलब कोई प्लानिंग सरकार की नहीं है। आगे आने वाले समय में आपको इस चीज की जरूरत पड़ना है, इसकी तैयारी आपको आज करनी पड़ेगी। उस चीज की कोई रोड मैप भी तैयार नहीं है सरकार के पास, और बीजेपी की सरकार आए दिन केवल घोषणाएं करती जा रही है, लेकिन जो काम आपको करना है वर्तमान में उसको छोड़कर आप भविष्य में की घोषणाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तो काम नहीं हो सकता। वर्तमान में तो हमारे किसान सफर कर ही रहे हैं, तो ये सब चीजें सरकार को जो उनका काम है वो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, टोटल फेल है। आपकी विधानसभा में शायद इकलौती विधानसभा होगी मध्य प्रदेश की जहां पर बिजली के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सड़क पर है। देखिए, आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं रमेश भटेरे जी, वो धरने पर बैठे। मुझे कई लोगों ने ये बोला कि भाई कि मतलब यहाँ राजनीति हो रही है और इस तरह की बातें हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने उन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ था, एक नोटिस जारी किया हुआ था कि 3 दिन में यदि व्यवस्थाएं बहाल नहीं होती, व्यवस्थाएं यदि बिजली की नहीं होती ठीक, तो हम आंदोलन करेंगे। अब जब हमने, कांग्रेस पार्टी ने अपना आवेदन दिया, अपना नोटिस जब दिया, उसके बाद जो है वो जिलाध्यक्ष जी बैठ गए धरने पर। अब भाई हम तो अपना नोटिस दिया, हम तो अपना काम कर ही रहे थे। जब नोटिस का डेट खत्म हुआ उसके बाद हमने आंदोलन किया। तो मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का जो नोटिस जारी हुआ उसको देखकर जिलाध्यक्ष जी खुद ही बैठ गए धरने पर। वो ये भूल गए कि वो जिस सरकार के विपक्ष में यहाँ पर धरना दे रहे हैं वो सरकार उन्हीं की है, और उनको धरने पर बैठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो भोपाल में मुख्यमंत्री जी से फोन करके या उनसे जाकर मिले और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराए और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। समस्या भाई, आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति यदि धरना कर रहा है तो बात समझ में आती, पर सत्ता पक्ष का व्यक्ति धरना करे ये तो बात जरा समझ में नहीं आती। ये तो ऐसा है कि वास्तव में हल्की राजनीति जिसको कहते हैं ये वो है। हमने तो ये चीज तब करी, मैंने तो धरने के समय भी अपने लोगों से कहा कि जनता ने जो मुझे अधिकार दिया पहले मैंने उसका उपयोग किया, मुझे विधायक बनाया है, और एक विधायक की जवाबदारी होती है कि वो पहले प्रशासन को सारी बातें अवगत करवाए और उनसे रिजल्ट ले। मैंने सारी बातें की। मैंने जब पीएस से बात करी, हमारे जेई से तो मेरी बात डेली ही होती है लगभग, एई से मेरी बात होती है, ई से मेरी बात होती है, सी से मेरी बात होती है। सभी लोगों से बात करने के बाद जब सबने हाथ खड़ा कर दिया तो मैंने पीएस से बात करी। चलिए, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप कमलनाथ जी की टीम का एक अहम हिस्सा हैं और दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में आपके पिताजी मंत्री रहे हैं, तो दोनों नेताओं से आपकी बहुत निकटता है। लेकिन इन दोनों नेताओं के संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं, बातें कही जाती हैं। आप क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के रिश्ते को? आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, इनके रिश्तों पर जो भी आरोप लगते हैं ये बाहर से लगते हैं। आप अंदर जब जाएंगे तो दोनों
एक ही है, सगे भाई से भी बढ़कर दोनों में प्रेम है। और इतना विश्वास दोनों का एक दूसरे पर है कि मैं आपको बता दूं कि जिस समय दिग्विजय सिंह जी सीएम हुआ करते थे और कमलनाथ जी जो भी बात उनसे कहते थे प्रदेश को लेकर, छिंदवाड़ा को लेकर या पूरे प्रदेश को लेकर, तो वो उनकी बात को शब्दशः मानते थे। और जब अवसर मिला कमलनाथ जी को, कमलनाथ जी जब सीएम बने, तो जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने भी दिग्विजय सिंह जी की बात को शब्दशः उन्होंने पूरा करने का काम किया, क्योंकि जब वो सीएम थे तब कमलनाथ जी की बात वो सुनते थे, जब कमलनाथ जी सीएम बने तो ऑब्वियसली जब कमलनाथ जी उनकी बात सुनने लगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो हमारी 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी वो हमारे बड़े नेताओं के सामंजस्य और उनकी सोच समझ से ही बनी। और अब जो 23 में सरकार आएगी, निश्चित रूप से उनकी जोड़ी ही सरकार को लेकर आएगी। इसलिए ये बीजेपी के लोगों को ये सोचकर वो खुश होते होंगे, लेकिन मैं उनकी खुशफहमी दूर करना चाहती हूँ कि दोनों एक सगे भाई से बढ़कर दोनों में प्रेम है, विश्वास है। बिल्कुल। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा पर निकले और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के गांव-गांव में दस्तक दी थी, कई शहरों में वो पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया था। क्या एक बार फिर इस तरीके की कोई एक्सरसाइज देखने को मिलेगी? देखिए, वो इतने सीनियर पॉलिटिशियन है कि यदि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, हमारे विधानसभा चुनाव को जीतने में फायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो करेंगे। वो वैसे भी इतने सीनियर हैं कि पॉलिटिक्स को जितने गहराई से दिग्विजय सिंह जी समझते हैं, राजनीति को, मध्य प्रदेश की, यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के समस्याओं को, वो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा अनुभव अभी किसी के पास है इस प्रदेश का। तो उनको जो भी उचित लगेगा वो समय पर करेंगे निश्चित। आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो लांजी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लांजी किरनापुर, ये एक तरफ छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसका हिस्सा एक तरफ महाराष्ट्र से लगा हुआ है और आप मध्य प्रदेश के इस छोर पर हैं। पड़ोसी अगर हम क्षेत्रों की बात करें, अगर हम भंडारा की या गोंदिया की बात करें, तो गोंदिया के विकास, और इधर अगर हम दूसरे तरफ अन्य जिलों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो बालाघाट को आप कहाँ देखती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि इतनी संपदाओं के बावजूद, इतने संसाधनों के बावजूद ये ज़िला तरक्की के पायदान पर वहाँ खड़ा नहीं है जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ मध्य प्रदेश के आगे बढ़ रहे ज़िले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि नक्सल का जो असर है वो प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, पर अप्रत्यक्ष रूप से आप जो बात बोल रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका नक्सल की है। लेकिन इन सब के बावजूद जो बेसिक चीज़ें जिले में होनी चाहिए, बालाघाट जिले में, चाहे वो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हो या हमारे ज़िले में जो है वो आपके रेल को जोड़ने के माध्यम हो, वो सारी चीज़ें जो वास्तव में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे ये लगता है कि जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और वो अभी तक ऐसा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मुझे देखने में नहीं आया मेरे फादर के बाद। क्योंकि आज आप देखिएगा, जब मेरे फादर थे तब लोगों को ये अपेक्षाएं थी, आज उनको गए हुए 22 साल हो गए, उसके बावजूद भी जब मैं कहीं खड़ी होती तो मुझे ये कहते हैं लोग कि ये लिखीराम कावरे जी की बेटी है, और अगर कावरे जी होते तो आज हमारा जिला कहाँ होता। तो एक राजनीतिक व्यक्ति पर इतना विश्वास होना, तो निश्चित रूप से इस जिले की अभी तक ये कमी रही है कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि फादर के बाद उनको नहीं मिल पाया। मैंने बनते तक कोशिश किया, और जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई तो मैंने उसमें कोशिश किया कि हमारा बालाघाट जिला उस चीज़ को पाए, और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी थी कि जैसे बालाघाट में मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग केवल इलाज के लिए या तो वो नागपुर जाएंगे, या तो वो आपके रायपुर जाएंगे, या तो आपके वो जबलपुर जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हमने कमलनाथ जी के समय से शुरू किया था। इसकी शुरुआत हो भी गई थी, पर चूंकि हमारी सरकार मात्र 15 महीने ही हमको काम करने मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां रही है। तो मैं तो इसको जनप्रतिनिधियों की कमी मानूंगी, ना कि यहाँ की जनता की। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की युवा विधायक के नाते जैसी जितनी जानकारी मुझे, आप इस साल अमेरिका के टूर पर भी जाएंगे विधानसभा से, तो उसकी क्या विशेषता होगी और आपको ही क्यों चुना गया है? ये तो चुनने वाले ही आपको बता पाएंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में मुझे ही क्यों चुना। लेकिन हाँ, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि एक वहाँ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ
और शायद मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा है 5 वर्ष का, जो पिछले इसमें, और इस 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें मैं उपाध्यक्ष थी, हो सकता है कि इन सब चीज़ों का ही समावेश करके मुझे चुना गया है, क्योंकि ये तो मैं परफेक्ट नहीं बता पाऊंगी आपको कि कैसे चयन हुआ, लेकिन अगर चयन हुआ है तो मैं कोशिश करूंगी कि जिस आधार पर भी मेरा चयन हुआ है उसको मैं पूरी जवाबदारी और गंभीरता के साथ करूं, ताकि भविष्य में मेरे जैसे और भी मध्य प्रदेश के युवाओं को ऐसा अवसर मिल सके। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। आप अपना विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगी ही, इसके अलावा आपकी क्या भूमिका रहेगी और कांग्रेस को किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आप देंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि सबसे पहले तो मैं अपनी सीट जीत कर दूं, और उसके बाद बालाघाट जिले में जो हमारी 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें से आज 3 विधायक हम हैं और 3 सीटें जो हमारे लिए चैलेंज बनी हुई है वो हम जीत कर दें, ये हमारी भूमिका रहेगी। और जहां की मैं इंचार्ज हूँ जबलपुर की, तो वहाँ 3 विधायक तो हमारे हैं, कैंट हम जीत कर दें, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अभी तक जो जवाबदारी मुझे मिली है उस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। और पहली तो चुनौती है कि अपना जिला जीत कर दो, उसके बाद फिर अपना प्रभार जिला, और फिर बाकी देखिए वो तो पार्टी तय करेगी, इसके अलावा भी और कहाँ की जवाबदारी आपको दी है, तो जो भी जवाबदारी मुझे मिलेगी वो मैं पूरा करूंगी। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सवाल, सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता हम कम देखते हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है पर्टिकुलर, जितना हो सकता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ। बाकी मतलब उससे मतलब हाँ, थोड़ी सी कमी है मेरी, लेकिन चूंकि मैं फील्ड में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ और 1-to-1 काम करना पसंद करती हूँ, शायद इसलिए इस तरह से थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी वो भी चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए जितनी हो सकता है उतना मैं करती हूँ। बाकी मुझे फेस टू फेस और 1-to-1 काम करने में मज़ा आता है, इसलिए मेरी वर्किंग स्टाइल भी वही है, और चूंकि मेरे फादर की भी वही रही है, तो इसलिए मैं उन्हीं को फॉलो करती आई हूँ। पर अब उस समय मीडिया बहुत छोटे दायरे में हुआ करता था, अब बढ़ गया है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ। 100% तो थोड़ा मुश्किल होता है। हिना कावरे, जो कि लांजी से विधायक हैं, आपने सुना, बिल्कुल बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, सवालों के जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से दिए और कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। उनका यकीन है कि कांग्रेस बेहतर करेगी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देती रहेंगी। जनता की लड़ाई वो सड़क पर लड़ती हैं, विश्वास करती हैं कि जनता से रूबरू होकर, जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को उठाया जाए। जैसा कि मैंने उनसे पूछा भी, सोशल मीडिया से उनकी दूरी तो हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष लोगों से मिलने जुलने में और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच रहने में ज़्यादा भरोसा करती हैं। हिना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ख़ास मुलाकात में जुड़ने के लिए। नमस्कार।